नमस्कार दोस्तों, बीएस भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। तो चलिए हम लोग थोड़ा बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर पे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। आशा है दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए तो चलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। तो पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का परिभाषा जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। पहला शब्द है बायोस और दूसरा है लॉग्स। यानी बायोस का मतलब मीन्स होता है कि लाइफ का मतलब होता है जीवन हिंदी में, और क्या कहते हैं लॉग्स का मतलब होता है स्टडी। यानी स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। कहने का मतलब हुआ कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कहने का मतलब हुआ कि जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग, बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। पाठ 1 जो है आपका, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। ये जो दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आपका प्रश्न, ये आपके सीधा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न सब है, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए कि हम किस बुक से पढ़ा रहे हैं। यानी कि आपका सारा बुक एनसीईआरटी हो या भारतीय भवन हो या आलोक हो, उन सारे का मटेरियल लेकर के आपको मैं पढ़ा रहा हूं। उनमें से मटेरियल आपको छांट के मैं आपको बता रहा हूं। आशा है कि आप लोग के एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न जाएगा। आप फेयर भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूँगा। नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ले सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF ले सकते दोस्तों। तो दोस्तों, केवल आपसे एक सब्सक्राइब चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जोड़िए दोस्तों सभी को। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर में, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। सजीव के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। दोस्तों, सजीव कहते किसको है? तो सजीव उसे कहते हैं जो सांस ले, जिसमें जीवन हो, उसे क्या कहते हैं? जिसको मारने के बाद या चोट लगे, गिरने के बाद चोट लगे। यहाँ पूछ रहा है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखे। तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे सजीव के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं सजीव के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। तो सजीव जो है वो भोजन ग्रहण करता है। भोजन का ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन करना, वृद्धि करना। दोस्तों, भोजन ग्रहण करना तो आप लोग सब जानते हैं, सांस लेना भी जानते होंगे, सांस लिया जाता है, हम लोग सांस लेते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है कि मल मूत्र को त्यागना। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा मान लीजिए कैसे मल मूत्र त्यागता है, भोजन कैसे त्यागता है वो। देखिए, तो पेड़ पौधा में होता है क्या, आप देखिएगा कि पतझड़ के समय में पेड़ पौधा से क्या गिरता है। जैसे पतझड़ का जब समय आता है तो पेड़ पौधा से क्या होता है, पेड़ पौधा क्या करता है, जो उसका जो विषैला चीज़ होता है, यानी कि वो अपना मल मूत्र को क्या करता है, पत्तियों के अंदर क्या करता है, वो इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, पत्तियों में इकट्ठा करके रखता है, और एक पतझड़ का समय जब आता है तो पत्ता क्या करता है, अपने आप गिर जाता है झड़ करके। आप देखिएगा पत्ता में कहीं कहीं पत्ता में जो है बड़ा ही अजीब टाइप का आपको दिखाई देगा। यानी कि कहने का मतलब उस पत्ता में क्या करता है, वो अपना जितना भी गंदगी होता है सब छिपा के रखता है कितना। या आप देखे होंगे कभी कभी आम का पेड़ देखे होंगे, या कोई पेड़ ऐसा देखे होंगे जिसमें लस्सापन होता है, लस्सा निकलते रहता है उससे। यानी कहने का मतलब हुआ वहाँ से वो क्या कर रहा है, वो लस्सापन क्या है उसका, वो पेड़ पौधा का क्या है, वो उत्सर्जन कर रहा है। वो जो मल मूत्र है जो खाता है, तो उसके बाद पेड़ पौधा जो क्या कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो भोजन ग्रहण करता है, तो उसमें भी कुछ न कुछ उत्सर्जन तो होगा, तो वो क्या करता है, उसी को वो निकालता है उससे। ठीक है, तो अब देखिए ये तो उत्सर्जन समझ में आ गया आप लोग को।
अब चौथा पॉइंट है वृद्धि करना। जिस तरह से हम लोग वृद्धि करते विकास करते उसी तरह से पेड़ पौधा भी क्या करते हैं, वृद्धि करते विकास करता है। मोटा होता है कि पतला होता है पेड़ पौधा भी, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्या कर रहा है, आगे चलते। पांचवा पॉइंट है गति करना। पेड़ पौधा भी गति करता है, जिस तरह हम लोग गति करते हैं। हम लोग तो चलते फिरते हैं, लेकिन पेड़ पौधा चलता फिरता नहीं, वो एक ही जगह रहता है, ठीक है। एक ही जगह रह करके वो क्या करता है, गति मतलब मुँह में मूव करता है, यानी कि कहने का मतलब वो मोटा होता है पतला होता है, ये हुआ गति करना उनका। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। प्रश्न है कि जैव प्रक्रम क्या है। देखिए जैव कहने का मतलब ही होता है जैव, यानी जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। देखिए समझिए अच्छा से इसको, कि जीवों में जो क्या कहते हैं क्रिया संपन्न होती है। जैसे मान लीजिए आपको समझा रहे हैं, जितना भी जीव है, जितना भी जीव जंतु है, उसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, उन्हीं के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, जैव प्रक्रम में पढ़ते हैं। उन्हीं का जो है अनुरक्षण, उन्हीं का जो क्या कहते हैं मूल्यांकन करते हैं, इसमें हम लोग किसमें, जैव प्रक्रम में, उन्हीं के बारे में जानते हैं हम लोग इस चैप्टर जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम क्या आशा है समझ गए होंगे आप लोग। फिर से देख लिए, जीवों में संपन्न होने वाली, मेरे साथ दोस्तों दोहराते चलिए या कॉपी में नोट करते चलिए, आपको याद ही हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, यही एग्ज़ाम में रहेगा। आप विश्वास कीजिए, आप एक बार ज़रूर, ठीक है, एक बार इस चैनल पर जरूर विश्वास कीजिए, एक बार तैयार करके देखिए, पक्का इसी चैप्टर से आपका सवाल रहेगा। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सभी क्या है, जैव प्रक्रम है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकृति के आधार पर जो है ये परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों परपोषण कहने का मतलब क्या होता है, देखिए परपोषण, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए। परपोषण यानी समझिए अच्छा से कि प्रकृति के आधार पर अपने आप ये परपोषण क्या होता है समझ में आ जाएगा आपको। प्रकृति पूछ रहा है कि प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकृति के आधार पर परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला परजीवी में बांटा गया है, जिसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है, PARASIT, पैरासाइट लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों। देखिए पैरासाइट क्या होता है, परजीवी क्या होता है, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो तथा दूसरे जीव को क्या हो, हानि होता है, परजीवी कहलाता है। दोस्तों सीधा परिभाषा याद रखिएगा, एक जीव को क्या होगा, इसमें परजीवी में क्या होगा, परजीवी में एक जीव को लाभ होगा, दूसरा जीव को क्या होगा, हानि होगा। जैसे मान लीजिए भैंस, आप लोग देखे होंगे कि भैंस को हम लोग गांव देहात में जब भैंस को जब पानी में ले जाया जाता है नहलाने के लिए, या जिसको हम लोग धोने के लिए बोलते हैं, जब पानी में ले जाया जाता है तो भैंस भी काला रंग का होता है। तो भैंस को जब ले जाया जाता है तो भैंस के शरीर में जोंक सट जाता है, लग जाता है, और जोंक क्या करता है, भैंस का खून चूस लेता है, खून चूसता है। तो भैंस को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, और जोंक को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। भैंस हो गया, जोंक हो, जिसको जोंक हो गया, ठीक है। भैंस को जोंक जब लगता काटता है, यानी कि परजीवी मुक्त 2 प्रकार का होता है। आप जैसे देखिए यहाँ पे परजीवी का एक उदाहरण और लीजिए, जैसे लड़कियों के बाल माथा में देखिए काफ़ी क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ढील बोलते हैं ठेठी में, ठीक है ना, जिसको जू बोला जाता है, जू, ठीक है। यानी लड़का को भी होता है, ऐसा बात नहीं कि लड़की ठोक ही होता है, ठीक है ना, लेकिन जो जू होता है, जू, ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं, वो भी क्या करने का काम करता है, खून चूसने का काम करता है। माथा में जो है ना, यानी बाल के अंदर जो है, बाल में वो जू रहने से क्या होता है, यानी कि जू को मतलब खून मिल जाता है और उसको क्या कहते हैं, आदमी को परेशान करता है वो, ठीक है। इस तरह से हो गया। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लीजिए, मच्छर ले लीजिए, मच्छर क्या काम करता है, मच्छर खून चूसने का काम करता है। तो ये सभी क्या है, परजीवी है। इसमें क्या होता है, 2 जीव है, दोनों जीव को क्या हो रहा है, एक को लाभ हो रहा है, दूसरे को क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसे देखिए यहाँ पे अब पूछा जाए आपका क्या करा, यानी कि जैसे भैंस जोक हो गया। अब परजीवी मुक्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाह्य परजीवी, जिसको एक्सटर्नल क्या कहता है, पैरासाइट बोलते हैं। और दूसरा जो होता है आपका, दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा होता है आप देखिए यहाँ पे अंतः परजीवी, ठीक है। तो यहाँ समझना आपको कि ये जो परजीवी होते हैं, ये परजीवी
क्या होते हैं? परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से पोषण प्राप्त करता है। यानी कि वो जो क्या कहते हैं, जो ये जो बाह्य परजीवी होते हैं, ये बाह्य परजीवी क्या करते हैं, किसी दूसरे जीव के शरीर से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है, जिसको एक्सटर्नल क्या कहते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल। अब बताइए ये जू क्या करता है, जिसको ढील बोलते हैं हम लोग, ये क्या करने का काम करता है, जो है मानव के शरीर से खून चूसता है। मक्खी क्या काम करता है, मक्खी कहीं से आया गंदगी पर से बैठ करके और खाना में बैठ जाता है। जिससे क्या होता है, ये तो मक्खी को तो फायदा होता है, खाना मिलता, भोजन मिल जाता है, लेकिन मनुष्य को क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। मच्छर क्या काम करता है, मच्छर जो है मनुष्य से खून निकाल के पीता है, चूसता है। ठीक है, खटमल हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है, ये बाहरी बाह्य परजीवी कहलाता है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट कहलाता है। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग। अब कह रहा है अंतः परजीवी क्या होता है। इसी का परजीवी का ही दूसरा रूप है, एक है बाह्य परजीवी जिसको हम लोग एक्सटर्नल पैरासाइट बोलते हैं, ये दूसरा है अंतः परजीवी जिसको इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं। दोस्तों क्या कह रहा है, अंतः परजीवी जो होता है, इंटरनल पैरासाइट, देखिए परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से के अंदर से, यानी के होगा यहाँ पे, कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करता है, अंतः परजीवी कहलाता है। ठीक है, जैसे फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, हुक वर्म हो गया, टेप वर्म हो गया, एंटी अमीबा हो गया, हिस्टोलिका हो गया, क्या है, हिस्टोलिटिका हो गया इत्यादि। अब दोस्तों फीता कृमि क्या होता है, जिसको चाली बोलते हैं ना देहाती भाषा में, वही फीता कृमि कहलाता है। गोल कृमि हो गया। ठीक है, ये तरह एग्जाम्पल है अंतः परजीवी का, ये सभी हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है ना, या मान लीजिए ये जो आपको टेप वर्म है, ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये मांस खाने वाले, मांस वाले जीव, जैसे मान लीजिए कुत्ता बिल्ली सब का जो है मांस शरीर में होता है। ठीक है, या गाय सब के जो है, ये सब जो है इंसान को जो है ना, कितना आदमी देखते नहीं है, यानी कि हिंदू धर्म में तो इसे पाप है, लेकिन लोग क्या किया जाए, लोग मानता नहीं, समझता नहीं, हिंदू क्या, अब कहना नहीं चाहिए, चलिए खैर छोड़िए। तो टेप कृमि जो है, यानी किसके मांस में होता है, गाय के मांस में होता है, सुअर के मांस में, यानी ये सभी अक्सर कभी कभी जो है ना, ये गौटर के मांस में भी टेप कृमि पाया जाता है। बहुत ही टेप वर्म जो है, ये टेप वर्म ये पाया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नेट पे देख लीजिए किस तरह से होता है, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सभी होता है, बहुत ही खतरनाक जीव है, इसमें आदमी का मृत्यु भी होता है। अंतः परजीवी जो है, यानी कि टेप वर्म जो है, ये फीता कृमि तो ऐसे होता है, तो हम लोग जो दवाई खा लेते हैं तो यानी कि चाली का तो ठीक हो जाता है, गोल कृमि। ठीक है, लेकिन ये टेप वर्म जो है, इसमें आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मृतजीवी क्या होता है, देखिए मृतजीवी के बारे में जानते हैं हम लोग। मृतोजीवी। ठीक है, मृतोजीवी यानी कि सेप्रोफाइट क्या होता है, पोषण का वह रूप, यानी कि SAPROPHYT लिखा हुआ दोस्तों, अगर आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो मृतोजीवी। ठीक है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतोपरजीवी कहलाता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु, प्रोटोजोआ इत्यादि। नहीं समझे, देखिए पोषण का वह रूप, यानी देखिए पोषण तो हम लोग भी पोषण खाते हैं, पोषण प्राप्त, बिना पोषण का जिंदा ही नहीं। पोषण का मतलब न्यूट्रिशन, बिना विदाउट न्यूट्रिशन का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, तो पोषण तो हम लोग को भी मिलता है। तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, कोई जीवित वस्तु से लेते हैं, जैसे मान लीजिए साग सब्जी खाते हैं या दूध दही खाते हैं तो उससे मिलता है। अब मान लीजिए, अब क्या कहते हैं, लेकिन जो ये कुछ जीव जंतु है, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु, ये सभी प्रोटोजोआ, ये सब पोषण कहाँ से मिलता है, ये सबको सड़े गले जीवों से मिलता है, सड़े गले जीवों जंतुओं से इसको जो है पोषण मिलता है। इसी को मृतोपजीवी कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन याद है दोस्तों, पूछ देगा तो जवाब दे दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि प्राणी संपोषी क्या होता है, होलोजिक का न्यूट्रिशन। देखिए प्राणी संपोषी, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। जैसे मानव, मेढक इत्यादि हो गया। ठीक है, प्राणी संपोषी जो होता है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। जैसे मानव हो गया, मेढक हो गया इत्यादि। अगला चलते हम लोग। अगला क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या है, यानी कि या ऐसे भी पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, प्रमाणित करें। आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है दोस्तों, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। पूछेगा अगर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्यों, प्रमाणित करें। तो आंसर में कैसे लिखना है देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैविक प्रक्रम होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, एक जटिल जैव प्रक्रम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, जिसमें हरे पेड़ पौधे जो है, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाएगा कि हरे पेड़ पौधे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनता है, तो वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है, हरे पेड़ पौधे। तो याद रखिएगा, जब हरे पेड़ पौधे पे सूर्य का प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, तो ये अपना भोजन तैयार करते हैं। क्यों, कैसे तैयार करते हैं, तो जिसने क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसी को कहा जाता है ना, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में जब अपना भोजन बनाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये प्रकाश क्रिया इसमें होती क्यों है, तो याद रखिएगा कि क्योंकि पेड़ पौधे के अंदर क्या पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही क्या करते हैं वो, यानी क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, इसीलिए वो क्या करते हैं भोजन। अगर हम मनुष्य के अंदर भी क्लोरोफिल पाया जाए तो मनुष्य भी आप प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बना सकता है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, सीधा जवाब देना है कि क्या बोलना है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करती है। ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें पौधे के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, कौन बदलता है, तो क्या बोलिएगा, पौधे बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों, पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाएं, ठीक है, हरित लवक में संपन्न होती है। आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो कहाँ संपन्न होती है, तो क्या बोलिएगा आंसर में, हरित लवक में संपन्न होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है तो दोस्तों हरित लवक मारना वहाँ पे। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, ऑप्शन में रहेगा कि रंध्र में, हरित लवक में, ये वो दिस दैट, तो क्या मारिएगा, हरित लवक मार के आना। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं, वसा प्रकाश संश्लेषण क्रिया दौरान क्या क्या, जिसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और अगला क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सभी वहाँ पाया जाता है। ठीक है, अगला कर रहा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए रासायनिक सूत्र जो होता है जब प्रकाश संश्लेषण होती है क्रिया के दौरान, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6, क्या बोलना है, C6 यानी 6CO2 प्लस 12 H2O, सनलाइट यानी प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है यहाँ पे देखिए क्रिया करवाया जा रहा है। रासायनिक क्या बन गया, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये जवाब दे देना आप लोग को। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ देता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ये बोल दीजिएगा C6H12O6 ये। ठीक है, चलिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या लगती है जब प्रकाश संश्लेषण होती है, तो देखिए सामग्री का नाम है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण, CO2 गैस। ये सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये जो है ना पेड़ पौधा को ये सभी चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, CO2 चाहिए। आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए अब क्या कर रहा है, इसमें नीचे में क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो उसको पेड़ पौधों को क्या चाहिए, सूर्य की प्रकाश होना जरूरी है, नहीं है तो दिक्कत होगा। इस बात को प्रमाणित करने का मुख्य सामग्री क्या है, देखिए तो हम प्रमाणित करेंगे, आज प्रूव करेंगे कि सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है, क्यों चाहिए पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए। तो पहला हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला बात है, इसको हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको कि गमला में लगा स्वच्छ पौधा, मान लीजिए गमला में एगो स्वच्छ पौधा लगा लीजिए, ठीक है, काला एवं क्या कहता है, काला एवं क्लिप से उसको पकड़िए, ठीक है,
काला कागज एवं क्लिप से लीजिए, स्प्रिंट लैंप एवं माचिस लीजिए, ठीक है, बीकर लीजिए एक ठो, और अल्कोहल एवं आयोडीन लीजिए। आयोडीन में क्या होता है दोस्तों? नमक होता है। अल्कोहल तो जानते हैं ना आप लोग, जिसको हम लोग शराब भी बोलते हैं। देखिए क्रिया विधि क्या है, क्रिया विधि कैसे बनाना है। पहला नंबर दोस्तों एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि लॉन्ग टाइप में है, लेकिन ध्यान से समझिए दोस्तों, समझना जरूरी है आपको। गमला में, क्योंकि ये समय आपको लौट के नहीं आएगा, क्लास 10th में आप लोग हैं, इसीलिए ध्यान से देखिए। गमला में लगा पौधा को 2-3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख दे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए, ठीक है, पत्ती का जो स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। पत्ती को, दूसरा नंबर, पत्ती को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक दे। हमने बोला था ना आपको कि काला कागज लीजिए, एक क्लिप लीजिए, क्लिप की सहायता से क्या कीजिए, उसको ढक देंगे, ठीक है। इसके बाद गमला में लगा पौधा को, इसके बाद जो है ना गमला में लगा हुआ जो पौधा है उसको 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। चौथा पॉइंट में करेंगे क्या, पत्ती को तोड़कर बीकर में डाल देंगे, और क्या करेंगे, पत्ती को तोड़ के बीकर में डाल देंगे, बीकर में डाल देंगे, और उसमें अल्कोहल, ठीक है ना, एवं जल से भरा, जल मिला, क्या कहते हैं, अल्कोहल मिला देंगे उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए पत्ती को तोड़ करके जल से भरा बीकर में, यानी कि सॉरी यहाँ पे जल छूट गया है यहाँ पे, ठीक है। पत्ती को जो तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, जल से भरा बीकर जो होता है, जो डिब्बा है वहाँ पे, जो उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे, और उसमें अल्कोहल मिला देंगे थोड़ा सा, फिर गर्म करेंगे। 5वां पॉइंट देख क्या होता है, अब पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी से धोएंगे। 6ठा पॉइंट में क्या होगा, अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखेंगे, आयोडीन नमक का घोल गिराकर देखेंगे। देखने से पता चलता है कि, देखिए जब हम देखेंगे इस पत्ती को, इससे पता क्या चलता है कि पता चलता है कि पत्ती का ढका हिस्सा काला नीला न हो करके सफ़ेद हो गया, जबकि शेष भाग काला नीला हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? देखिए, ये देखिए पत्ती कैसे हो गया, देख रहे हो यहाँ पे, देखिए इस तरह से पत्ती को हम लोग डाले, इसमें पत्ती है यहाँ पे, ये पत्ती है यहाँ पे, और यहाँ जल से भरा है, यहाँ देख रहे हैं ना, और यहाँ देखिए बीकर है नीचे में, ये बीकर हुआ ये आपका, और ये क्या किया गया, यहाँ पे एक लैंप लिया गया, इससे जलाए हैं, स्टैंड है यहाँ, देख रहे हैं पत्ता, ये देखिए इस तरह से फ़ोटो आपको दोस्तों, आप लोग फ़ोटो बना लीजिए, अच्छा से फेयर बना लीजिए। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे डाल देंगे दोस्तों। अगर आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप लोग भावना में आकर के बह जाते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, और ना ही सब्सक्राइब करते। प्लीज़ दोस्तों यार कर डालो यार सब्सक्राइब, जल्दी से बैक करके पीछे करके सब्सक्राइब तो कर डालो। चलिए, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आशा है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले तो ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे क्या कर रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न कर रहा है कि साबित करे कि, क्या कर रहा है कि साबित करे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। आप लोग वीडियो देखते नहीं है और छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आता, और आप लोग बोलते हैं कि समझते नहीं हैं सर, ठीक है। चलिए वीडियो को देखिएगा तब ना समझिएगा। साबित करे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो कैसे आवश्यक है क्लोरोफिल? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए गमला में लगा क्रोटन का पौधा लेंगे, ठीक है, समझिए, जिसे 2-3 दिन के लिए अंधेरा कमरे में छोड़ देंगे, ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए, चितकबरा हो जाए, ठीक है। स्टार्च रहित मतलब जिसमें स्टार्च की मात्रा रहता है वो हट जाए और चितकबरा पत्ती हो जाए। इस तरह से हम लोग करेंगे। आगे क्या करा, उसके बाद क्या करना है कि गमला में जो है ना, गमला में लगा पौधा को 3-4 घंटा के लिए धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद पत्ती को तोड़कर अल्कोहल से भरा परखनली में डालकर उबाल देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि जहां क्लोरोफिल था वहाँ रंग काला नीला, और जहाँ क्लोरोफिल नहीं था वहाँ पर रंग कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया। ऐसा तो हम लोग अभी प्रैक्टिकल के देखे थे ऊपर में। अतः इस प्रकार से प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी देखिए, यहाँ पे जहाँ जहाँ क्लोरोफिल, यहाँ देखते हैं ना पत्ता क्या हो गया, सफ़ेद हो गया। यहाँ इस तरह फिगर बनाया है, ये सफ़ेद हो गया है, देख रहे हैं।
ये फिगर बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। चलिए, आशा है ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आगे क्या कह रहा है कि साबित करे कि, क्या प्रश्न कर रहा है कि साबित करे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए जो है ना, गमला में लगा क्रोटॉन का जो है पौधे को लेंगे, जिसे 2-3 दिन तक अंधेरा में क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। इस तरह देखिए, ये देखिए यहाँ पे साबित कर दिए, ये फिगर देख रहे हैं, या अंधेरा कमरा में छोड़ देंगे, इस तरह फिगर देखिए। आगे कह रहा है कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त होती है। तो देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, इसके लिए आवश्यक सामग्री देखिए क्या क्या है। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। पहला है कि बीकर लेंगे, प्रखनरी लेंगे, जलीय पौधा हाइड्रिया लेंगे, ठीक है, कीप लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से है। अब हम जानते हैं कि ये जो है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं देखिए। पहला होता है प्रकाशीय क्रिया, जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा होता है अप्रकाशीय क्रिया, डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ध्यान समझिए ध्यान से कि प्रकाशीय क्रिया क्या होती है। देखिए, तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को प्रकाशीय क्रिया कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन, ठीक है। आशा है समझ रहे होंगे। ये देखिए, प्रकाश मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाशीय क्रिया, कहने से स्पष्ट हो रहा, नाम से इस पर प्रकाशीय क्रिया, जो प्रकाश की उपस्थिति में जहाँ प्रकाश प्रेजेंट हो उसे प्रकाशीय ऊर्जा कहा जाता है। इसे हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होता है ये क्रिया। कहाँ होता है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में। आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाशीय क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ होती है संपन्न, तो ये कहाँ होती है, क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में होती है संपन्न, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि अप्रकाशीय क्रिया क्या होता है। देखिए, अप्रकाशीय क्रिया, डार्क रिएक्शन क्या होता है। प्रकाश की के अनुपस्थिति अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं रहती है, अर्थात अंधेरे में संपन्न होने वाली क्रिया को अप्रकाशीय क्रिया कहा जाता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। आपसे पूछा जाएगा कि अप्रकाशीय क्रिया कहाँ संपन्न होती है, स्ट्रोमा में या इससे पहले क्या था दोस्तों यहाँ पे, या क्या ग्रेना भाग वाला भाग में। तो क्या मारिएगा आंसर, स्ट्रोमा में। और प्रकाशीय क्रिया स्ट्रोमा में होती है, और क्या कहते हैं, प्रकाशीय क्रिया ग्रेना वाला भाग में होती है, ठीक है, संपन्न होती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखिए, उपापचय क्या होता है, क्या है, सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपापचय कहा जाता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपापचय, दूसरा होता है अपपचय, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें अणु जुड़ता है, और अपपचय में क्या होता है, इसमें अणु क्या होता है, टूटता है। आप एक लाइन परिभाषा बोल सकते हैं कि जिसमें अणु का जुड़ता है उसे अपापचय कहते हैं, जिसमें अणु टूटता है उसे क्या कहते हैं, अपपचय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जंतुओं में पोषण क्या कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग जंतु में पोषण पढ़े। अभी हमने पढ़े थे कि मानव में पोषण किस तरह से होता है, मानव शरीर में पोषण किस तरह से होता है, उसको हम लोग जाने। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में जानेंगे कि जंतुओं में पोषण किस तरह से होता है, जंतु न्यूट्रिशन कैसे करता है। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़ दोस्तों आप इसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। अगर दोस्तों इस चैप्टर पूरा देख लीजिएगा तो मेरा विश्वास है, मेरा आशा है, मेरा भरोसा है कि आप लोग जरूर अच्छा नंबर लाइएगा। प्लीज़ दोस्तों आपसे विनती है कि पूरा वीडियो देखें, अगर नहीं समझे तो फिर से देखिए, यहीं से फेर बनाइएगा। जय दोस्तों, अब अंत में यही कहेंगे, प्लीज़ दोस्तों आप अपने मित्रों को भी जोड़ें, प्लीज़ जोड़ दीजिए, मित्र को भी जोड़िए, उनको भी कम से कम इसका वीडियो का पूरा लाभ मिल पाए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, बाय, जय हिंद, जय भारत।